नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सनातन पर चोट करके वोट बटोरने की द्रविड़ पॉलिसी दशकों पुरानी है और आज देखिए इसी पॉलिसी को रिन्यू करके डीएमके ने अपनी कुर्सी खतरे में डाल दी है। सबसे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, फिर डीएमके नेता ए राजा, उसके बाद एक और डीएमके के नेता के पोनमुडी। जी हाँ, इन सब ने सनातन के खिलाफ जमकर जहर उगला, सनातन को जड़ से मिटाने की जमकर वकालत की और आज इन्हीं की राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि देखिए अब देश का अगला प्रधानमंत्री तमिलनाडु से ही होगा। क्या तमिलनाडु से ही 24 के रण में उतरा जाएगा और क्या एक तमिल देश का प्रधानमंत्री बनेगा? क्या इस बार सनातन का नेतृत्व दक्षिण भारत करेगा? ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। क्या तमिलनाडु से होगा अगला पीएम? चुनाव से पहले क्या सनातन विरोधियों का होगा सफाया? मोदी या फिर के अन्नामलई? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 5 महीने बाद फिर से देश का भविष्य तय होगा। 5 महीने बाद जनता अपनी सरकार चुनेगी और 5 महीने बाद देश को अपना नया प्रधानमंत्री मिलेगा। इन दिनों देखिए सर्दियों की दस्तक के साथ चुनावी तपिश का एहसास हर किसी को हो रहा है, क्योंकि देखिए 5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी ने फिर से बहुमत की जीत हासिल करने के लिए अपनी कमर कस ली है। पार्टी के चाणक्य देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों ही इशारों में साफ कर दिया है कि देश को अपना अगला प्रधानमंत्री तमिलनाडु से मिल सकता है। सूत्रों की माने तो देखिए अमित शाह ने एक तमिल प्रधानमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। जी हाँ, आपको बता दूं, ऐसे सोर्सेज कह रहे हैं कि चेन्नई में पार्टी की एक बैठक हुई और इस बैठक में अमित शाह ने सत्ताधारी डीएमके को दोषी ठहराते हुए ये कहा कि इस मामले में, प्रधानमंत्री बनने के मामले में तमिलनाडु ऐसा अवसर 2 बार गवा चुका है। भविष्य में तमिल प्रधानमंत्री बनना चाहिए और इसके लिए शाह ने कार्यकर्ताओं से, बाकायदा नेताओं से भी तमिलनाडु से 20 से ज्यादा सीटें जीतने की दिशा में काम करने और इस उद्देश्य के लिए बूथ समितियों को मजबूत करने के लिए भी आह्वान किया। अब इस बैठक के बाद से देखिए राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि शाह का इशारा के अन्नामलई की तरफ है। हम उन्हीं के अन्नामलई की बात कर रहे हैं जिन्हें तमिलनाडु का सिंघम कहा जाता है। आलम यह है कि के अन्नामलई के साथ बीजेपी इस कदर खड़ी हुई है ना कि एआईडीएमके से भी उसने अपना नाता तोड़ दिया है। लोगों के बीच आईपीएस के अन्नामलई की लोकप्रियता ऐसी है कि जनता के विरोध के आगे सत्ताधारी डीएमके को घुटने टेकने पड़े, ट्रांसफर ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़े, वो भी बैक टू बैक 2 बार। तमिलनाडु में देखिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे के अन्नामलई में साउथ का योगी देखा जाता है। लाखों की नौकरी छोड़ने वाले आईपीएस बने के अन्नामलई आज की डेट में एक पॉलिटिशियन है। आईपीएस से नेता बनने पर के अन्नामलई ये कहते हैं, मैंने 10 साल पुलिस की सेवा की। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ 3 महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। पुलिस सेवा में मुझे जो करना था वो मैंने हासिल कर लिया है, अब आगे का रास्ता तय करूंगा। अब राजनीतिक पंडितों की माने तो फिलहाल के अन्नामलई का प्रधानमंत्री बनने में अभी समय है, लेकिन हाँ, अगला प्रधानमंत्री तमिलनाडु से जरूर हो सकता है और वो इसलिए क्योंकि पीएम मोदी तमिलनाडु से अपना चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का, और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 24 का रण पीएम मोदी तमिलनाडु से ही जीतेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए साल 2018 से लेकर अब तक तमिल परंपरा से पीएम मोदी का एक खास लगाव बार बार देखने को मिला है और अब डीएमके, जिसे देखते हुए डीएमके की नींद उड़ चुकी है। पीएम मोदी के तमिल प्रेम को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगी। तमिलनाडु से देश का अगला प्रधानमंत्री। साल 2018 में लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जिक्र किया था, जिन्हें दुनिया भरतियार के नाम से जानती है। पीएम मोदी ने 20वीं सदी के महान कवि, लेखक, पत्रकार और समाज सुधारक भरतियार की रचना सिंधु नेदियन मिसाई की कुछ पंक्तियां भी सुनाई थी। साल 2019 में महाबलीपुरम में पीएम मोदी ने जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया तो उस वक्त पहनावे से लेकर हर लिहाज से तमिल संस्कृति के रंग में रंगे हुए थे। पीएम मोदी ने समुद्र की खूबसूरती पर लिखी अपनी कविता का तमिल संस्करण ट्वीट किया, जिसे तमिल फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियों ने काफी सराहा। अपनी कविता की सराहना पर पीएम मोदी ने कहा, तमिल भाषा खूबसूरत है, तमिल लोग असाधारण है। साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में पीएम मोदी ने एक महान तमिल कवि कन्यन पुण्यकुनर की पंक्तियों को याद करते हुए यावरुन केडे यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। ये सनातन का वही सिद्धांत है जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। साल 2018 में सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर उनकी विशालकाय मूर्ति को राष्ट्र को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने मध्य कवि भारतियार की एक लंबी कविता पढ़ी और जिस कारण तमिल जनता के दिल में पीएम मोदी एक खास जगह बनाने में कामयाब हुए।
2021 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तमिल संस्कृति के पहनावे में मीनाक्षी मंदिर पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा और पूरे रीति रिवाज के साथ पीएम मोदी ने यह पूजा पाठ किया। 2022 में जब पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया, उस वक्त भी राष्ट्र कवि सुब्रमण्यम भारती का जिक्र किया। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाई। पारुकुल्ले हल्ला नाडु नाम भरत नाडु, जिसका मतलब राष्ट्रों के समूह में भारत एक महान राष्ट्र है। 2023 में देश की नई संसद का जब पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, चोल राजवंश के राजदंड के प्रतीक सेंगोल को विधिवत हिंदू परंपरा के अनुरूप संसद में स्थापित किया और इसके लिए बाकायदा तमिल पंडितों का एक जत्था राजधानी दिल्ली भी आया। तो क्या देश का अगला प्रधानमंत्री तमिलनाडु से ही होगा? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।